हेलो स्टूडेंट, आपके अपने यूट्यूब चैनल अनमोल सर टारगेट पे स्वागत है। आज हम आप लोगों को बताएंगे कक्षा 12 का अगला अध्याय। एक चैप्टर मैं पढ़ा चुका हूं और वो संधारित्र की धारिता का चैप्टर जो मैं पढ़ा चुका हूं, पीछे जाकर मेरे वीडियो को देख सकते हैं आप। और मैं आप बताऊंगा विद्युत धारा या विद्युत चालन। ठीक है, तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, एक का आप लोगों से मेरा हेल्प चाहिए कि आप एक मेरा हेल्प यही करना है आपको कि मेरा वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और सब्सक्राइब तो करना बिल्कुल ना भूलिए, क्योंकि जब आपका सब्सक्राइब मैं देखता हूँ बढ़ा होता है तो मेरा हौसला थोड़ा सा अच्छा होता है और पढ़ाने का मन करता है। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि आपसे ये बताऊं कि थोड़ा सा मेरा हेल्प करिएगा, ठीक है। और वीडियो को अंत तक देखिएगा, एकदम समझ में आएगा और बहुत अच्छा लगेगा आपको विद्युत धारा वाला चैप्टर। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम लोगों को पढ़ना क्या है, अध्याय 4 पढ़ना है। और एक बात और कि किसी किसी बुक में ये 5 अध्याय दिया होगा, तो आप लोग उसको ये मत सोचना कि ये गलत है। किसी में 4 चैप्टर में है, किसी किताब में 5वां चैप्टर है, ठीक है। देखिएगा, पढ़ना यही है विद्युत धारा या विद्युत चालन। और उसमें हम लोगों का जो अगला हेडिंग है, जो मेन हेडिंग है, विद्युत धारा किसे कहेंगे, तो उसको हम लोगों को बातचीत करना ये है कि विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में हम लोगों को बहुत अच्छा से सीखेंगे कि क्या। मैं 2-3 परिभाषा बताऊंगा, ध्यान से देखिएगा, कोई तो समझ में आएगा। देखिए, विद्युत आवेश की गति, जो विद्युत आवेश होता है, जो वायर में आवेश होता है, तो कह रहा है कि विद्युत आवेश की गति की अवस्था, जो विद्युत आवेश की गति की अवस्था होती है, वही विद्युत धारा कहलाती है। वही क्या कहलाती है बाबू? विद्युत धारा कहलाती है। जो आवेश की गति होती है वही क्या कहलाती है? विद्युत धारा कहलाती है। या फिर इसका दूसरा डिफिनीशन ये है कि यदि किसी तार में, मतलब किसी चालक में विद्युत आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान को प्रवाहित करते हैं, तो उसकी प्रवाह को ही हम लोग कहते हैं विद्युत धारा। देखिए, वो भी मैं लिखा हूं कि यहाँ पे या लिखा हूं, फिर लिखा हूं कि जब किसी चालक में विद्युत आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान को प्रवाहित होता है, तो इस प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। तो इस प्रवाह को हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं, ठीक है। आइए, विद्युत धारा को स्मॉल आई से प्रदर्शित करते हैं। विद्युत धारा को किससे प्रदर्शित करते हैं भाई? स्मॉल आई से। फिर कह रहा है कि यहाँ स्टार पॉइंट देखिए, कह रहा है कि यदि किसी परिपथ में स्मॉल टी सेकेंड में, मतलब कोई परिपथ है, कोई सर्किट है, उसमें स्मॉल टी सेकेंड में Q आवेश प्रवाहित हो तो विद्युत धारा होता है I इक्वल टू Q अपन में T, ठीक है। अब देखिए, I को क्या कहेंगे? विद्युत धारा कहेंगे बाबू। I को क्या कहेंगे? विद्युत धारा कहेंगे। और इस Q को क्या कहेंगे? आवेश कहेंगे। और इस T को हम लोग समय से डिनोट करते हैं, समय से प्रदर्शित करते हैं। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, इतना आप नोट कर लीजिए। मैं आगे इसको मिटा के बताऊंगा कि इसका मात्रक क्या होता है, इसका बीमीय सूत्र क्या होता है, तो जल्दी से नोट कर लीजिएगा। विद्युत धारा का मात्रा, विद्युत धारा का मात्रा। देखिए, हम लोग अभी पढ़े थे बाबू कि होता है विद्युत धारा बराबर क्या होता है? आवेश और बटे में समय, आवेश बटे में समय। तो बाबू, हम लोगों को क्या ज्ञात करना है? विद्युत धारा का मात्रक। तो यहां से लिखेंगे कि विद्युत धारा का मात्रक, विद्युत धारा का मात्रक, आवेश का मात्रक। और कहिए चाहिए क्या? आवेश का मात्रक। तो आवेश का मात्रक होता है बाबू कूलाम, आवेश का मात्रक कूलाम। और समय का मात्रक जो होता है वो सेकंड होता है। समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड होता है, ठीक है। तो एक यहां से मात्रक आपको ये मिला कि विद्युत धारा का मात्रक कूलाम बटे सेकंड होगा। क्या होगा? कूलाम बटे सेकंड। या एक बात बताया जाता है कि विद्युत धारा का
एसआई मात्रक, विद्युत धारा का एसआई मात्रक, जो विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है वो होता है एम्पियर। क्या होता है सर? एम्पियर। कोई पूछेगा कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है तो आप क्या बताएंगे? एम्पियर बताएंगे। ठीक है, तो आगे चलते हैं बाबू। अब हम लोगों की हेडिंग होती है, अब इसके अगला हेडिंग क्या होता है कि विद्युत धारा का विमीय सूत्र क्या होता है। अगला हेडिंग करेंगे कि विद्युत विद्युत धारा का विमीय सूत्र, विमीय सूत्र, विद्युत धारा का विमीय सूत्र, विद्युत धारा का विमीय सूत्र के बारे में बात करेंगे कि इसका विमीय सूत्र क्या होता है। तो देखिए होता है, ऐसे लिखेंगे कि विद्युत विद्युत धारा बराबर आवेश बटे समय, आवेश अपन में समय। ठीक है, अब होता क्या है कि विद्युत धारा का विमीय सूत्र लिखेंगे तो ऐसे लिखना पड़ेगा कि विद्युत धारा का विमीय सूत्र, विद्युत धारा का विमीय सूत्र। देखिए स्टूडेंट, आवेश है ना, और आवेश आवेश बराबर होता है Q बराबर IT, तो वहां से आवेश का बीमा होता है AT। आवेश का बीमा क्या होता है? AT। और ये समय है तो समय का बीमा होता है T। अब देखिए इस T से इस T मजा आ जाएगा, मतलब कट जाएगा, तो हम लोगों का विद्युत धारा का विमीय सूत्र जो होगा, हम लोगों का विद्युत धारा का विमीय, विद्युत धारा का विमीय जो सूत्र हो जाएगा वो क्या मिलेगा? T से T तो कटिए गया ना, क्या मिलेगा? A मिलेगा। तो हम लोग कहेंगे कि विद्युत धारा का विमीय सूत्र क्या होता है? A होता है। विद्युत धारा का विमीय सूत्र क्या होता है? A होता है। ठीक है, यहां तक जल्दी से नोट कर लीजिए, मैं आगे कुछ आपको बताऊंगा इसी से संबंधित, तो जल्दी से आप यहां तक नोट कर लीजिए। ठीक है, देखिए स्टार पॉइंट में मैं बता रहा हूं क्या कि विद्युत धारा एक अदिश राशि है। विद्युत धारा क्या है? अदिश राशि है। इसमें मतलब परिमाण और मतलब कोई एक ही रहता है, ठीक है ना, परिमाण या फिर दिशा। ठीक है, अब देखिए हम बात करेंगे नोट, एक पॉइंट में बताऊंगा बाबू, नोट वाली पॉइंट में बताऊंगा। इसमें क्या होता है, आई बराबर, अभी पढ़े हो आप क्यू अपान में टी, क्या पढ़े हो? आई बराबर क्यू अपान में टी। तो हम यहां से एक बात बताएंगे कि लिख दिया जाए कि यदि 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 जो समय है, यदि समय मतलब t बराबर 1 ले लिया जाए, क्या ले लिया जाए? यदि समय t बराबर 1 हो, 1 हो तो 1 हो तो इस i के मान में यहाँ पे हम लोग 1 रखेंगे तो होगा क्या? i बराबर q अपान में t। तो देखिए i बराबर q है ना, और उस q को q ही लिखेंगे अपन t, t का वैल्यू क्या है? 1। या फिर ऐसे करो ना, क्या टाइम लगाते हैं हम लोग भी ना, देखिए q, यहाँ पे q अपान में ये t है ना, और t का वैल्यू क्या रख देंगे? 1 रख देंगे। तो मिलेगा क्या? i बराबर 1 से भाग करोगे तो q ही ना मिलेगा बाबू, क्या मिलेगा? q ही मिलेगा। अब देखिए Q ही मिलेगा तो होगा क्या कि I बराबर क्या आ गया? Q आ गया। I बराबर आपका क्या आ गया? Q आ गया। मतलब जो आवेश है वही क्या है? धारा है। मतलब आवेश के प्रवाह को ही तो हम लोग कहेंगे क्या? वैद्युत धारा कहेंगे। तो यहां से हम लोग एक परिभाषा और लिख सकते हैं, किसका? विद्युत धारा का। एक परिभाषा और यहां से हम लोग विद्युत धारा का लिख सकते हैं कि किसी चालक में, क्या लिख सकते हैं? किसी चालक में, किसी चालक में आवेशों की प्रवाह को, किसी चालक में आवेशों के प्रवाह को
किसी चालक में आवेशों के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा कहते हैं, ठीक है ना। और इसके बाद हम इतना बता दिए। और इसके बाद एक चीज और नोट कर लीजिएगा कि कोई पूछ देगा कि 1 एम्पियर बराबर कितना होगा। कोई पूछ देगा कि 1 एम्पियर, क्या पूछ देगा बाबू? पूछ देगा कि आप बताओ 1 एम्पियर बराबर कितना होगा। तो आप बताएंगे 6.25 गुणित 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन अपान में सेकेंड, ठीक है। आप बताएंगे क्या कि 1 एम्पियर बराबर होता है 6.25 गुणित 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन बटे सेकेंड। तो यहां से यहां तक जल्दी से आप नोट कर लीजिए। मैं अगला हेडिंग, हम लोगों की अगली हेडिंग के बारे में बात करेंगे, ठीक है। मुक्त इलेक्ट्रॉनों का माध्य मुक्त पथ तथा श्रांति काल। हेडिंग क्या पढ़ना है? मुक्त इलेक्ट्रॉनों का माध्य मुक्त पथ तथा श्रांति काल, ठीक है। तो इसमें हम पहला हेडिंग के बारे में बात करेंगे। तो इसका पहला हेडिंग क्या है? पहला हेडिंग है माध्य मुक्त पथ। क्या है पहला हेडिंग इसका? माध्य मुक्त पथ, ठीक है। इसको बताया जाता है कि जैसे कि मान लीजिए कि मुक्त इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। मुक्त इलेक्ट्रॉन है, देखिए दोनों इलेक्ट्रॉन है और दोनों इलेक्ट्रॉन इधर से टक्कर करवाएंगे। हम लोग दोनों इलेक्ट्रॉनों को टक्कर करवाएंगे। तो टक्कर होने के बाद, मतलब जब टक्कर हो जाएगा तो उसके बाद ये दोनों कुछ दूरी चलेंगे, ये इधर चलेगा, ये इधर चलेगा। तो टक्कर होने के बाद ये लोग जितना औसत दूरी तय करेंगे उसी को हम कहते हैं माध्य मुक्त पथ। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? माध्य मुक्त पथ। तो आइए स्टूडेंट इसका परिभाषा लिखते हैं। इसका परिभाषा लिखते हैं कि दो क्रमागत टक्करों के बीच, दो क्रमागत टक्करों के बीच, दो क्रमागत टक्करों के बीच तय की गई औसत दूरी या उस पथ की लंबाई को माध्य मुक्त पथ कहते हैं, ठीक है ना। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। कह रहा है बाबू कि दो क्रमागत टक्करों के बीच तय की गई औसत दूरी। मैं क्या बोला कि ये दो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, दोनों टक्कर करेंगे। तो टक्कर करने के बाद कुछ दूरी तय करेंगे, तो उनकी औसत दूरी या
उस पथ की लंबाई को माध्य मुक्त पथ कहते हैं, माध्य मुक्त पथ कहते हैं। ठीक है। और जो इसका अगला हेडिंग है, इसमें जो दूसरा है वो क्या है, श्रांति काल। क्या है, श्रांति काल। ठीक है, श्रांति काल। अगली हेडिंग हम लोगों की क्या है बाबू, श्रांति काल। तो इसमें श्रांति काल का परिभाषा ये होता है ना कि जब वही दोनों मुक्त इलेक्ट्रॉन जब टक्कर करते हैं तो टक्कर करने में कुछ समय लगता होगा, टक्कर करने में कुछ बाबू समय लगता होगा ना। जैसे कोई दो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, जैसे आए तो टक्कर किए, तो टक्कर किए तो कुछ समय लगा ना, तो उस समय को हम लोग कहते हैं श्रांति काल। उस समय को क्या कहते हैं, श्रांति काल। जैसे इसका एग्जांपल देखिए, दो क्रमागत टक्कर होने में, इसका परिभाषा लिखेंगे कि दो क्रमागत टक्कर, दो क्रमागत टक्कर होने में, दो क्रमागत टक्कर होने में जितना समय लगता है, जितना समय लगता है उस समय को श्रांति काल, उस समय को श्रांति काल कहते हैं, उस समय को श्रांति काल कहते हैं। ठीक है बाबू, देखिएगा श्रांति काल को टाउ, इसको क्या बोलते हैं, टाउ। इसको क्या बोलते हैं बाबू, टाउ। श्रांति काल को टाउ से प्रदर्शित किया जाता है। श्रांति काल को किससे प्रदर्शित किया जाता है, टाउ से प्रदर्शित किया जाता है। टाउ मत बोल देना आप लोग, किसे, टाउ से। उल्टा जे का उल्टा कर देंगे तो वही होगा, टाउ से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ तक वीडियो को इसको देख लीजिए ध्यान से, माध्य मुक्त पथ को और श्रांति काल को। माध्य मुक्त पथ का था कि दो क्रमागत टक्करों के बीच, दो मुक्त इलेक्ट्रॉन है उनके बीच टक्कर होगा, टक्कर होने के बाद जितना पथ की लंबाई वो तय करेंगे उसी को हम कह देंगे माध्य मुक्त पथ। दूसरा श्रांति काल का बात है, तो श्रांति काल का बात यह है कि दो क्रमागत टक्कर होने में, भाई दो क्रमागत टक्कर होगा तो कुछ समय लगेगा, जितना समय लगता है उस समय को श्रांति काल कहते हैं और श्रांति काल को टाउ से प्रदर्शित करते हैं। तो यहां तक वीडियो को रोककर नोट कर लीजिए। मैं अगला टॉपिक, अगला हेडिंग के बारे में बात करूंगा, अपवाह या अनुगमन वेग के बारे में। अपवाह या अनुगमन वेग के बारे में बात करेंगे। ठीक है, जल्दी से देखिए, अपवाह या अनुगमन वेग। ठीक है, अपवाह या अनुगमन वेग के बारे में बात करेंगे। इसमें बात करने का मतलब यह है बाबू कि समझना यह है कि अपवाह वेग या अनुगमन वेग किसको कहते हैं। अपवाह वेग या अनुगमन वेग किसको कहते हैं, हम लोगों को यही समझना है कि हम लोग अपवाह वेग किसे कहेंगे या अनुगमन वेग किसको कहेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, बताया जाता है कि धातुओं में, ये बात धातु की बात करेंगे कि धातुओं में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके वेग अनिश्चित होते हैं और दिशा भी अनिश्चित होता है, लेकिन जब उनके सिरों पर विभवांतर लगा दिया जाता है, जब उनके सिरों पर क्या किया जाता है, विभवांतर अगर लगा दिया जाता है तो उनका निश्चित दिशा हो जाता है, निश्चित वेग से चलने लगते हैं। तो उसी को हम लोग कहते हैं अनुगमन वेग। उसी को हम लोग क्या कहते हैं बाबू, अनुगमन वेग कहते हैं। जैसे इसका परिभाषा हम लोग लिख लेते हैं, आपको और बढ़िया से मैं समझाऊंगा। ठीक है, लिखेंगे, धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन, धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन अनिश्चित दिशा में
अनिश्चित अनिश्चित दिशा में कामा अनिश्चित दिशा में और अनियमित अनिश्चित दिशा में अनियमित वेग से गति करते रहते हैं धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन अनिश्चित दिशा में और अनियमित वेग से गति करते रहते हैं, लेकिन जब उनके सिरों पर विभवांतर लगा दिया जाता है तो वह मुक्त इलेक्ट्रॉन एक निश्चित दिशा में नियमित वेग से गति करने लगते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉनों की यह वेग को अपवाह या अनुगमन वेग कहते हैं। देखिए बता रहा हूं अपवाह या अनुगमन वेग के बारे में। कह रहा है कि धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन अनिश्चित दिशा में और अनियमित वेग से गति करते रहते हैं, ठीक है, लेकिन जब उनके सिरों पर विभवांतर लगा दिया जाता है तो वह मुक्त इलेक्ट्रॉन एक निश्चित दिशा में नियमित वेग से गति करने लगते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉनों की यह वेग को अपवाह या अनुगमन वेग कहते हैं। जैसे फिगर से समझिएगा बाबू कि हम क्या बताने जा रहे हैं, ठीक है, देखिएगा। जैसे मान लीजिए कि इसके सिरों पर अभी भी विभवांतर नहीं लगाया गया है, तो जब विभवांतर इसके सिरों पर नहीं लगाया रहता है धातुओं में, तो क्या करता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो अनिश्चित वेग से अनियमित वेग से अनिश्चित दिशा में, जैसे किधरों भी ठीक है। जैसे क्या कहा है कि धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन अनिश्चित दिशा में और अनियमित वेग से, देखिए इसमें जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है ये इस तरह से तीर द्वारा मुक्त इलेक्ट्रॉन को मैं दिखाया हूं। इसमें अभी इसके सिरों पर विभवांतर नहीं लगाया गया है, ये अपने मन का सब डांस कर रहे हैं। देखिए अनियमित वेग से अनिश्चित दिशा में बहुत डांस कर रहे हैं ना। अब देखिए करेंगे क्या, जब इसके सिरों पर विभवांतर लगा दिया जाएगा, इसके सिरों पर क्या लगा दिया जाएगा बाबू, विभवांतर लगा दिया जाएगा। इनके सिरों पर देखिए
देखिए इनके सिरों पर क्या लगा दिया गया बाबू, विभवांतर लगा दिया। इसके सिरों पर हम लोगों ने विभवांतर लगा दिया। अब ये अपनी मन का नहीं डांस करेंगे, ठीक से डांस करने लगेंगे। ध्यान से देखिएगा, इनके डांस करने का तरीका बदल जाएगा। ठीक है, देखिएगा बाबू इधर ध्यान से। ठीक है, अब देखिएगा, अब देखिए कहने का मतलब क्या था कि हम लोग किसको अनुगमन वेग कहेंगे। देखिए यदि धातु है उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन है तो करता क्या है कि ये अनियमित वेग से अनिश्चित दिशा में ये गति करता रहता है, लेकिन जब उसके सिरों पर हम लोग विभवांतर लगा देते हैं तो वह एक निश्चित दिशा में निश्चित वेग से गति करने लगता है। वही उसका जो वेग है जो नियमित रूप से निश्चित दिशा में गति करता है, तो उसी वेग को हम लोग अपवाह या अनुगमन वेग कहते हैं। एक बात और मैं बता दूं बाबू कि कोई ये पूछ सकता है क्वेश्चन, कोई आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि अगर विभवांतर नहीं लगा होता है तो इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की जो वेग होता है वो लगभग में कितना होता है। तो मैं आपको बता दूं कि जब मुक्त इलेक्ट्रॉन के बीच सिरों के बीच में विभवांतर नहीं लगाया रहता है, नहीं लगा रहता है, उस समय वेग लगभग 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 को ऐसे दिखाते हैं 10 के पावर 5 मीटर प्रति सेकंड होता है। उस समय उस मुक्त इलेक्ट्रॉन का वेग कितना होता है, 10 के पावर 5 मीटर प्रति सेकंड। जब बाबू इसके सिरों पर मुक्त इलेक्ट्रॉन जो जिसमें डांस करता है, घूमता रहता है, वेग गति करता रहता है, उसके सिरों पर जब भी विभवांतर लगा देते हैं तब उस समय का जो उसका वेग होता है, उस समय का वेग होता है वो लगभग 10 के पावर -4 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। 10 के पावर -4 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। ठीक है, तो यहां तक जल्दी से नोट कर लीजिए, यहां तक आप लोग जल्दी से नोट कर लीजिए। थोड़ा सा इसके बारे में और बताना है, मैं उसको भी बता दूं। ठीक है, और एक बात मैं बता दूं मेरे प्यारे स्टूडेंट कि अनुगमन वेग को VD से प्रदर्शित करते हैं। अनुगमन वेग को किससे प्रदर्शित करते हैं, VD से प्रदर्शित करते हैं। तो इतना नोट कर लो, मैं जल्दी से उसको भी बता दूं। देखिए अनुगमन ऐसे करते हैं ना, एक नोट पॉइंट बताते हैं आपको, ध्यान से देखिएगा। बताया ये जाता है ना स्टूडेंट कि ये जो 10 के पावर -4 मीटर प्रति सेकेंड का वेग है, ये 10 के पावर -4 मीटर पर सेकेंड के वेग को ही अनुगमन वेग कहते हैं। बताया जाता है कि 10 के पावर -4 मीटर प्रति सेकेंड के वेग को ही अनुगमन वेग कहते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अनुगमन वेग कहते हैं। और मैं बता दूं कि अनुगमन वेग को VD, बड़ा वाला कैपिटल V और स्मॉल d से प्रदर्शित करते हैं। अनुगमन वेग को किससे प्रदर्शित करते हैं बाबू, VD से प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए क्या हम लोगों ने सीखा, अपवाह या अनुगमन वेग। अपवाह या अनुगमन वेग में यही सीखा कि यदि कोई धातु है उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन है तो वो क्या करता है कि अनिश्चित वेग से अनियमित रूप से गति करता रहता है, और उस समय उसका वेग लगभग 10 के पावर -5 मीटर प्रति सेकंड होता है। जैसे ही इसके सिरों के बीच हम लोग क्या जोड़ देते हैं या फिर विभवांतर लगा देते हैं,
तो वो क्या करता है कि जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है निश्चित दिशा में निश्चित वेग से गति करने लगता है। इसकी गति को ही मतलब जो निश्चित वेग से गति करने लगता है उसको ही हम अनुगमन वेग या अपवाह वेग कहते हैं। और जब इसके सिरों पर विभवांतर लगा दिया जाता है तो उस समय इसका मुक्त इलेक्ट्रॉन का जो वेग होता है लगभग 10 के पावर -4 मीटर प्रति सेकंड होता है। बताया जाता है कि 10 के पावर -4 मीटर प्रति सेकंड के वेग को ही अनुगमन वेग कहते हैं और अनुगमन वेग को VD से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अगर यहां तक वीडियो अच्छा लगा हो तो बाबू चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में। हम आपसे यही उम्मीद रखते हैं। ठीक है।